This is Delhi. Please stand by for our next broadcast. This is Akashwani. We now bring to you the recording of today's proceedings during the question hour in the Lok Sabha. अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, क्या बोल रहे जोशी जी? देश के तोड़ने का बात किया है सर, देश का तोड़ने का बात कल जो किया है, अब बजट के रिएक्शन देते हैं उसके बारे में हम उसे रखना चाहते हैं सर। जो देश तोड़ने का बात हुआ है सर, ये बहुत बड़ा गलती किया है, बहुत बड़ा मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा क्राइम है, तो इसीलिए इसको उठाने का इजाजत दिया जाएगा। प्लीज नो, आफ्टर क्वेश्चन वन नो। बारह बजे कुछ बोलना चाहते हैं जोशी जी? जोशी जी कुछ बोलना चाहते हैं? जो कुछ बोलना चाहते हैं? 12 बजे। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 1 श्री कृष्णपाल सिंह यादव। प्रश्न क्रमांक 1। क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का देश में आयुष औषधियों और उत्पादों के मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण मुद्दे का समाधान करने के लिए कोई तंत्र बनाने का विचार है? ख, यदि हाँ तो तत्संबंधी राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा क्या है और आयुष औषधियों उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? ग, आयुष क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, किए जाने का प्रस्ताव है और आयुष पद्धतियों को वैश्विक रूप में बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं? घ, उपभोक्ताओं द्वारा व्यापक उपयोग हेतु आयुष की गुणवत्तापूर्ण औषधियों और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या योजना है? और अंग, क्या आयुष के विभिन्न औषधियों के विनिर्माण में कोई कमी देखी गई है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री जी। श्री सर्बानंद सोनवाल, आयुष मंत्री। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी। मैं सबसे पहले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने एक सर्व समावेशी और आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के लिए जन कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है। साथ ही आयुष मंत्रालय का बजट भी 3700 करोड़ कर दिया है, जो 2014 में सिर्फ 691 करोड़ था। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आयुष प्रणाली को पूरे विश्व में प्रसिद्धि मिल रही है। मेरा संसदीय क्षेत्र गुना के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, जिनमें 30% वन क्षेत्र है और जहां पर 35 से अधिक प्रकार के आयुष और वन औषधियाँ जैसे अश्वगंधा, आंवला, भृंगराज और गिलोय जैसे मेरे क्षेत्र के जंगलों में पाए जाते हैं। इनकी गुणवत्ता खेतों में उगाए जाने वाली औषधियों से अधिक होती है, लेकिन इन पर शोध की कमी के कारण इनका ठीक से उपयोग नहीं किया जा रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि इन प्राकृतिक औषधियों की गुणवत्ता एवं उपलब्धता और इनके संरक्षण और संवर्धन हेतु सरकार द्वारा मेरे लोकसभा क्षेत्र में आयुष रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर शुरू करने की कोई योजना है? और इसके अतिरिक्त क्या इन औषधियों को मंडियों में बेचने के लिए कोई निर्धारित खरीदी केंद्र स्थापित करने की कोई योजना बनाई जा रही है, जिससे वहां के लोगों को इन औषधियों के उचित मूल्य मिल सकें? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे साथी सांसद डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव जी, उन्होंने जो सवाल की है, मैं इनके लिए यादव जी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज आयुष सेक्टर को जिस हिसाब से देश और दुनिया में मान्यता मिली है, और इसके मूल कारण एक ही है। पिछली 10 साल के अंदर परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस विभाग को, पहले विभाग हुआ करता था, उसको मंत्रालय बनाया गया है, और साथ साथ में जितना भी बजटरी सपोर्ट का साथ साथ
इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, रिसर्च सेंटर्स इत्यादि इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए जो भी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सहयोग की है, उनकी निरंतर कोशिश की वजह से आज आयुष ने दुनिया में मानव समाज को अलग अलग रोगों से राहत देने का काम किया है। और इसकी वजह से आयुष का क्रेडिबिलिटी, प्रोडक्ट हो, प्रैक्टिस हो, इसका क्रेडिबिलिटी बढ़ चुका है। और इसलिए देश में भी जनता जानना चाहता है कि आयुष को देश के अंदर किसान और हर प्रांतों के लोग कैसे जोड़ सकते हैं, और इसके जरिए हमारी नई पीढ़ी हो, किसान हो, उसके लिए उत्पादन के लिए का साथ साथ उपार्जन के लिए क्या रास्ता दे सकते हैं। तो इस सिलसिले में इतना ही मैं कहूँगा कि हमारा नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो है, इस प्लांट बोर्ड के जरिए हम स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड को हम सहयोग करते हैं, और किसान को भी हम ग्रुप ऑफ किसान को हम क्वालिटी मेडिसिनल प्लांटिंग के लिए सहयोग करते हैं, और साथ साथ में ट्रेनिंग भी दिया जाता है। और उनकी फिनिश जो प्रोडक्ट है आफ्टर हार्वेस्टिंग, उनको कैसे स्टोरेज किया जाएगा, कैसे उसका वैल्यू एडिशन किया जाएगा, मार्केट लिंकेज दिया जाएगा, बायर सेलर्स मीट भी आयोजन किया जाता है। तो उसी हिसाब से हम किसानों को इस विषय पर बढ़ावा देने के लिए इसी स्कीम के द्वारा हम हमेशा मदद करते आए। सप्लीमेंट्री। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय आयुष प्रणाली को बेहतर प्रकार के लिए अच्छे आयुष डॉक्टरों की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है, और राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत इसके लिए प्रावधान भी है। लेकिन आज भी बहुत सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो रही है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है, क्या सरकार आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति करने के लिए कोई विशेष अभियान शुरू करने पर विचार कर रही है? साथ ही आयुष प्रणाली की चिकित्सा शिक्षा बेहतर बनाने के लिए जिस प्रकार से दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद खोला गया है, उसी तर्ज पर अन्य प्रदेशों में या देश की हृदय स्थली मेरा मध्य प्रदेश में भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद खोलने पर कोई विचार है? हमारे जो हेल्थ वेलनेस सेंटर, इस पर अगर नया कोई व्यवस्था जोड़ना हो तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अगर प्रस्ताव आए, स्टेट एनुअल एक्शन प्लान के जरिए अगर प्रस्ताव भेजे तो निश्चित रूप से मंत्रालय इस विषय को विचार करेंगे। श्री उन्मेष पाटिल। धन्यवाद सर, आपने मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने 2014 में आयुष के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन करके हमारी संस्कृति को एक अभिन्न हिस्सा जो हमारे और हमारा देश महर्षि चरक की जो भूमि है। मैं महाराष्ट्र जिस जिले से मैं आता हूँ अध्यक्ष महोदय, पाल से लेके पाटना देवी तक हेल्थ प्लस वेल्थ का जो जोन बोलते हैं, वो एरोमेटिक्स और मेडिसिन प्लांट की बड़ा प्लांटेशन हमारे यहाँ है। मैं आयुष मंत्रालय के द्वारा जानना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि प्रधानमंत्री जी का जो डबलिंग इनकम का जो संकल्प है, उसके लिए ट्रेडिशनल क्रॉप्स कॉटन, शुगर केन, उसके अलावा मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स को बढ़ावा देने के लिए किसानों को भी ऑप्शंस मिलेंगे, और उसके लिए क्या कुछ आयुष मिनिस्ट्री और मेडिसिनल बोर्ड का कुछ ऐसी योजना है कि जिससे द्वारा हमारे किसानों को भी आय बढ़े और आयुष प्रोडक्ट के लिए भी रॉ मटेरियल अवेलेबल होके? अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि हमारे सेंट्रल सेल्टर स्कीम जो है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, इसके जरिए हम ग्रुप ऑफ किसानों को इस विषय पर प्रोत्साहित करते हैं। वो स्कीम हमारा पास है। स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की तरफ से अगर वो हमें प्रस्ताव भेजे तो निश्चित रूप से इस विषय पर हम मदद करते हैं। और इसका जो स्कीम है, इस स्कीम मैक्सिमम हमारे 1 करोड़ 20 लाख तक, अगर 1 करोड़ 20 लाख से ग्रुप ऑफ किसान एक साथ आए, वो प्रस्ताव भेजे स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के जरिए, तो उसको हम 60 लाख तक शुरुआत में ही दे सकते हैं उनकी क्वालिटी मेडिसिनल प्लांटिंग के सिलसिले में। उसके बाद अलग अलग स्कीम के लिए भी उनको फिर से हार्वेस्टिंग का बाद वैल्यू एडिशन के लिए ट्रेनिंग इत्यादि इत्यादि के लिए हम 27 लाख भी फिर दे सकते हैं। कुल मिला के सारे स्कीम पर अगर किसान शामिल हो जाए निष्ठापूर्वक, निश्चित रूप से उपार्जन की एक बढ़िया एक रास्ता ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीमती रक्षा निखिल। क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न क्रमांक 2, क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ग्रामीण
सुदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए टेलीमेडिसिन सुविधाओं को सुदृढ़ करने का विचार है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ख, क्या स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और निधियों की कमी और भौगोलिक अलगाव के कारण ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं सीमित हैं? और ग, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं, उठाए जाने का प्रस्ताव है? माननीय मंत्री जी। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री। सर, उत्तर सभा पटल पर रखिए। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। मैं सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने कोविड के समय से टेलीमेडिसिन टेली कंसल्टेंसी की सुविधा को बढ़ावा दिया है और उसके माध्यम से हमारे देश के 20 करोड़ से भी अधिक लोगों को उसका फ़ायदा हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि इस सुविधा को बढ़ाने के लिए क्या सरकार और आगे कुछ कदम उठा रही है क्या, और उसके साथ ही हमारे महाराष्ट्र में और ख़ास करके मेरे जलगांव और बुल्ढाना जिला में इसके कितने सेंटर हैं? धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देती हूँ कि टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हमारे अनेक प्रयास आरोग्य मंत्रालय में चलाए जा रहे हैं, जिसमें हमारा टेली कंसल्टेशन है, टेलीमेडिसिन सर्विसेज जो डॉक्टर टू डॉक्टर भी दिया जाता है और डॉक्टर टू पेशेंट भी दिया जाता है, जिसमें स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट का कंसल्टेशन गांव की पेशेंट को भी मिले, ताकि उसके समय की भी बचत हो, पैसे की भी बचत हो और इजी एक्सेस डॉक्टर्स का मिले। माननीय सांसद महोदय ने जैसे कहा कि आज तक का कितना कंसल्टेशन हुआ है, तो मैं सदन के आपके माध्यम से सदन को कहना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छा टेली कंसल्टेशन आज तक देखा। कोविड के बाद एक टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा भारत हम देख रहे हैं, तो जिसमें 20 करोड़ से ज़्यादा टेली कंसल्टेशन सक्सेसफुली हुए हैं और जिसमें महाराष्ट्र में मैं कहूँगी तो 68 लाख पेशेंट ने टेली कंसल्टेशन के माध्यम से सुविधा ली है। माननीय सांसद महोदय ने कहा है कि महाराष्ट्र में कितने ऐसे हब एंड स्पोक्स है, तो हब की संख्या 2000 से ज़्यादा है और स्पोक्स 9000 से ज़्यादा उसमें जुड़े हैं, और उसके डिटेल में जैसे सांसद महोदय की क्षेत्र से जुड़ा हुआ तो डिटेल भी मैं आप तक भेज देती हूँ। और ये हब एंड स्पोक मॉडल है जिसमें लगातार संख्या बढ़ाई जा रही है। जो चिंता जताई है कि क्या स्ट्रेंथन करेंगे, तो बिल्कुल ECRP 2 का बजट दिया गया था हर एक स्टेट को इमरजेंसी कोविड रिलीफ पैकेज के माध्यम से, तो उसमें टेली कंसल्टेशन सुविधा स्ट्रेंथन करने के लिए हर एक राज्य हर एक ज़िले को स्ट्रेंथन किया गया, और जिसमें से आज लगभग हम देख रहे हैं 4 लाख पेशेंट पर डे इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर्स, सप्लीमेंट्री? नो? यस अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड है हमारे देश की, उसको बढ़ावा काफ़ी दिया है, और मैं जानना चाहती हूँ कि इस टेली कंसल्टिंग के माध्यम से क्या हम आयुष की कंसल्टिंग भी शुरू कर सकते हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सवाल टेली कंसल्टेशन जो हम इमरजेंसी लेवल पे अगर गांव की पेशेंट और डॉक्टर की जल्द से सुविधा उपलब्धि के बारे में है, लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि क्या इसमें आयुष मिनिस्ट्री जुड़ सकती है, तो ज़रूर इस बारे में हमारे दोनों कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग भी हुई है, चर्चा भी हुई है, और टेली कंसल्टेशन के माध्यम के लिए दोनों क्षेत्र से जोर देने पर हम विचार कर रहे हैं, और टेली कंसल्टेशन के माध्यम से हर एक को जोड़ने की लगातार प्रयास हमारे मंत्रालय से हो रहा है। धन्यवाद। श्रीमती टी सुमति। Thank you very much, Honorable Speaker, sir. I'd like to ask through you the Honorable Minister whether the Minister has taken any steps to encourage interstate cooperation regarding the televised advices regarding the medical health and partnership for the exchange of best practices and advancement in healthcare, particularly in this telecommunicated medicine. Also, I'd like to ask Honorable Minister through you, sir, whether the Minister has explored the possibility of creating a collaborative framework to address the regional health disparities of other states. Thank you. धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सांसद महोदय ने कहा है कि हर एक स्टेट को एंड इंटीग्रेटेड, तो हम लोग अभी जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे काम कर रहे हैं,
जिसमें मेडिकल कॉलेज एक हब रहेगा, टर्शरी केयर एक हब रहेगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक हब रहेगा, और जो स्पोक्स के माध्यम से हमारे प्राइमरी सेंटर को कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्टिंग विद द टर्शरी केयर विद टू द प्राइमरी केयर। सो इसमें हर एक ज़िले में ये प्रयास हो रहा है। सो इन योर स्टेट योर टर्शरी केयर इज़ गोइंग टू कनेक्ट विद प्राइमरी केयर, जिसमें हम लोग मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, PHC को, PHC again the second level PHC is going to connect with sub center. So micro level पे ये plan हो रहा है, and numbers you can see 20 crores teleconsultations are going to improve कि हम लोग उसमें सही दिशा में कनेक्टिविटी कर रहे हैं। और जिसमें मैं कहूँगी कि फॉलोअप ऑफ द पेशेंट के लिए ये ज़्यादा उपयोगी हो रहा है, डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए भी ये ज़्यादा उपयोग हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि महिला का कंसल्टेशन इसमें ज़्यादा हुआ है। तो महिला जैसे गांव से ज़्यादा प्रवास नहीं कर पाती है टर्शरी केयर के लिए, तो महिलाओं के लिए ये ज़्यादा लाभदायी हुआ है, और आपके सजेशंस के माध्यम से हम इसे और इंटीग्रेटेड वे में बढ़ाने के लिए काम करें। थैंक यू। श्री श्रीनिवास पाटिल। सर, मैं आपका आभारी हूँ, मुझे आपने सप्लीमेंट्री पूछने का मौका दिया है। मैं देहात के छोटे से गांव में से आता हूं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले पेशेंट को ऑनलाइन चिकित्सा सलाह मिलने पर ई-संजीवनी के तहत उन्हें घर पर दवाई उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार के मन में है क्या? क्योंकि आजकल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी दवाएं मिलती नहीं है, तो ग्रामीण भागों में दवाई मिलना मुश्किल है, और दूर दूर के गाँव में रहने वाले सलाह मिली है लेकिन औषध नहीं मिली। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कोई योजना है तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं है तो योजना कराने की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा उसका दो पहलू है। एक है कि दूर सुदूर गांव में मुफ्त इलाज मिले, मुफ्त दवा मिले। भारत सरकार की ओर से नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 60% पैसा प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कोई भी स्वास्थ्य के लिए जाएंगे, ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, उसको मुफ्त मेडिसिन मिले, उसके लिए भारत सरकार की ओर से 60% पैसा दिया जाता है। 40% स्टेट डालते हैं और उसको मुफ्त मेडिसिन उपलब्ध कराते हैं। दूसरा प्रश्न है टेली कंसल्टेशन गांव तक कब पहुँचे, और उसके पहले के प्रश्न का भी मैं रिप्लाई उसमें देना चाहूँगा कि हेल्थ एक्सेसिबल हो, हेल्थ एफोर्डेबल हो, दरेक लास्ट माइल व्यक्ति तक हेल्थ की सुविधा उपलब्ध हो, उसके लिए टेली कंसल्टेशन बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको हब और स्पोक के रूप में डेवलप किया है। यानी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो देश में 1,64,000 है, वो स्पोक के रूप में काम कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज और एम्स वो हब के रूप में काम कर रहा है। हब के रूप में काम करना यानी कि वहाँ पर स्पेशल डॉक्टर का एक रूम होता है, और नीचे से कोई भी कॉल आएगा तो तुरंत ही वहाँ रिसीव करेगा, और वर्चुअली वो कनेक्ट हो जाएंगे। और जब स्पोक के यहाँ यानी कि कोई ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहाँ गांव के कोई पेशेंट आएंगे, गांव के कोई पेशेंट आके वहाँ के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या तो MBBS डॉक्टर है उसको मिलेंगे, वहाँ उसका कंसल्टेशन होगा। वहाँ के डॉक्टर को ऐसा लगे कि उसको टर्शरी केयर की आवश्यकता है और कोई सीनियर डॉक्टर को पूछने की आवश्यकता है, स्पेशलिटी डॉक्टर को पूछने की आवश्यकता है, तुरंत ही वो टेली कंसल्टेशन से मेडिकल कॉलेज या एम्स या तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ जुड़ जाएंगे। पेशेंट की डॉक्टर के साथ बात होगी, डॉक्टर के साथ बात होगी, और वहाँ से ही उसको सलाह मिल जाएगी, और वो वहाँ से रिकमेंडेशन भी कर देंगे CHO को कि आप इस टाइप की मेडिसिन लिख दो। उससे फ़ायदा ये होगा, जो आज तक जो स्टडी हमारे सामने आई है, सामान्य और गरीब व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई प्राइमरी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या तो प्राइमरी बेस पर कोई सिम्टम दिख जाए तो बड़े रोग आगे बढ़ते हुए रुक सकते हैं। और उसका नतीजा ये निकला है कि आज एवरेज टेली कंसल्टेशन चालू हुआ, डेली 3 से 4 लाख लोग टेली कंसल्टेशन का लाभ ले रहा है। अध्यक्ष महोदय, उसका फायदा ये हुआ है कि गरीब व्यक्ति जब अस्पताल जाते हैं तो उसका एक दिन की कमाई जाती है, और कोई व्यक्ति मरीज जाता है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तो उसके रिश्तेदार भी उसके साथ जाता है,
तो उसके रिश्तेदार को भी उसके साथ जाना नहीं पड़े। और इसलिए एवरेज एक टेली कंसल्टेशन एक पेशेंट पर 914 रुपये की बचत हुई है। आज तक 20 करोड़ से अधिक टेली कंसल्टेशन हुआ है। उसका मतलब ये हुआ कि 18,000 करोड़ से ज़्यादा बचत गरीब लोगों की जेब से हुई है, उसका पॉकेट का खर्च बचा है। इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने टेली कंसल्टेशन से ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने की जो सुविधा की है, उसका आज गांव के दूर सुदूर के लोग लाभ ले रहे हैं और उससे हेल्थ एक्सेसिबल हो रही है और हेल्थ एफोर्डेबल हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 श्री रामचरण बोरा। प्रश्न क्रमांक 3, क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने देश में स्वास्थ्य क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कोई नई पहल की है और नीतियां बनाई हैं? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? विगत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों पर राज्य संघ राज्य क्षेत्र वार कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है? क्या सरकार ने देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन में गैर सरकारी संगठनों एनजीओ और गैर लाभकारी संगठनों सहित सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए कोई व्यापक स्वास्थ्य योजना और नीति तैयार की है? और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री जी। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री। माननीय सदस्य। माननीय, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुझे पूरा पूछने में आपने समय दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से स्वास्थ्य मिशन परिचर्चा इकोसिस्टम हितधारकों के बीच में जो दूरी कम हुई है, इससे माननीय भी मंत्री महोदय जो जवाब दे रहे थे कि 20,000 लोग अब तक इससे जुड़े हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, राजस्थान में कितने रोगियों को इसका लाभ मिला और कितने आयुष्मान भारत कार्ड और आभा कार्ड बने हैं? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि सवाल है कि क्या टेक्नोलॉजी से जुड़ा न्यू इनिशिएटिव हमने क्या लिए हैं, तो जैसे अभी टेली कंसल्टेशन पे चर्चा हुई, तो उसके साथ ही ये 4 पिलर पे मोदी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें हम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहें तो स्ट्रेंथन करने का काम शुरू हुआ है। हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के काम जो कि अभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहे जाते हैं, वो लगभग 1,64,000 से ज़्यादा फंक्शनल हुए हैं। तीसरा, हमारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो माननीय संसद ने पूछा है कि खास करके कितने कार्ड बने हैं और राजस्थान के बारे में उनका सवाल है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जो बेनिफिशियरी है लगभग भारत में है 55 करोड़, और जिसमें से टोटल कार्ड के जनरेशन को देखा जाए तो वो कार्ड जनरेट हुए हैं 31 करोड़ के लगभग कार्ड जनरेट हुए हैं, और उसमें भी राजस्थान के लगभग 1,95,000 लगभग 2 करोड़ के आसपास ये कार्ड जनरेट हुए हैं राजस्थान में। मैं अभी इस सदन के माध्यम से सभी मान्यवर सांसदों को रिक्वेस्ट करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि सब अपने अपने क्षेत्र में ये कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुँचाने की मदद करें, ताकि 5 लाख का एक एश्योरेंस इंश्योरेंस उन्हें मिलता है ट्रीटमेंट के लिए। और आयुष्मान भारत आभा आईडी कार्ड के बारे में उन्होंने पूछा है, तो वो भी हमारी नई पहल है डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से, और जो राजस्थान में है वो लगभग 3 करोड़ आभा कार्ड जनरेट हुए हैं। तो मुझे खुशी है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डिजिटल क्रांति के साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये ट्रीटमेंट की सुविधा भी आगे लेके जा रहे हैं। धन्यवाद। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी को पूछना चाहूँगा कि अभी विकसित भारत योजना जो चली है और उससे विकसित भारत यात्रा में जिस प्रकार से कैंप लगकर और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद में कितने हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्ड बनाने का आग्रह किया है, लोगों को इसमें फार्म भी भरवाए हैं, कितने दिनों में ये इन लोगों के कार्ड बन जाएंगे ताकि हमारे गरीब ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवार रहते हैं, जो असहाय रहते हैं, उन लोगों को भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का 5 लाख का आयुष्मान भारत के तहत इलाज करने का है, उन परिवारों को भी लाभ जल्द से जल्दी मिल सके?
डॉक्टर मनसुख एल मंडाविया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड बनाया जाए ताकि गरीब लोगों को 5 लाख की मुफ्त इलाज की गारंटी मिले। महत्वपूर्ण विषय ये है कि देश में आज 60 लाख आयुष्मान भारत योजना के बेनिफिशरीज है, यानी कि 12 करोड़ फैमिलीज को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। माननीय सदस्य के लिए ये महत्वपूर्ण विषय है कि आज कार्ड बनाने के लिए जाने की वहाँ कार्यक्रम के स्थान पर जाए, वहाँ उसको कार्ड बना के दे, ये तो सरकार की ओर से होगा ही। लेकिन एक आयुष्मान भारत ऐप के पर हमने व्यवस्था की है कि कोई भी लाभार्थी स्वयं अपना KYC करके अपना आयुष्मान भारत कार्ड को डाउनलोड कर सकता है। कोई व्यक्ति उसको मदद करना चाहे, सभी MP के पास अपना कार्यालय होगा। अपना कार्यालय के द्वारा, अपने कार्यकर्ता के द्वारा आप जिसका भी उपयोग करना चाहे उसका उपयोग करके आयुष्मान भारत योजना की वेबसाइट पर जाएंगे तो लाभार्थी की सूची है। ये लाभार्थी की सूची के अनुसार आप KYC करके स्वयं आयुष्मान भारत योजना के कार्ड को क्रिएट कर सकते हो। लाभार्थी भी क्रिएट कर सकते हैं, बिहाफ ऑफ लाभार्थी आप उसको क्रिएट करके दे भी सकते हैं। उससे 2 फायदा होगा। गरीब व्यक्ति को पता चलेगा कि मैं आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थी हूँ, किसी की जिंदगी बचाने के लिए, किसी को मदद करने के लिए संतोष भी होगा, उसका फायदा भी होगा और हमारा जनाधार भी बढ़ेगा। इसलिए सभी जनप्रतिनिधि को मेरी रिक्वेस्ट है कि आयुष्मान भारत योजना के साथ जुड़ के अपने क्षेत्र में रहे गरीब लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में सहयोग करें। श्री हसनैन मसूदी मुझे ये अहम सवाल पूछने की इजाज़त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जनाब, नेशनल हेल्थ केयर पॉलिसी का ये लक्ष्य है कि एक क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड हो। थोड़ा इधर माइक के पास है तो थोड़ा इधर। तो जनाब, जम्मू कश्मीर में जनाब हेल्थ केयर सिस्टम को बड़ी चुनौती का सामना है। इक्विपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन मैन पावर नहीं है। जहाँ मैंने गुजारिश की थी कि साउथ कश्मीर में जहाँ 25 लाख के करीब लोग का निर्भर है, वो जहाँ रिपोर्ट करते हैं, जो हमारा आउटडोर है 4 डिस्ट्रिक्ट्स में, कि वहाँ पर MRI और PET स्कैन लगाया जाए ताकि डायग्नोस्टिक फैसिलिटी अगर हम मुस्तहकम न करें तो जनाब जो लक्ष्य है वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जनाब श्रीनगर को कहा गया है कि अब ये कहा गया है कि श्रीनगर लंग कैंसर कैपिटल है मुल्क का, तो लंग कैंसर की इंसिडेंस और बाकी जो कैंसर इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग लेवल तक बढ़ चुकी है। तो इस पस मंज़र में डायग्नोस्टिक सिस्टम को मुस्तहकम करना और ख़ासकर साउथ कश्मीर में एक भी MRI नहीं, एक भी PET स्कैन नहीं और जो बाकी व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात है जनाब, जो मैंने कहा कि 40% के करीब हमारा जो मैन पावर है वो मैन पावर क्राइसिस है हेल्थ केयर सिस्टम में। सारे ब्लॉक में कहीं कहीं एक भी एक्सटेट एक्शन नहीं है। अगर लगाई गई मशीन हेल्थ इक्विपमेंट है, लेकिन वो इक्विपमेंट चलाने वाला कोई नहीं है। तो जनाब मैं गुजारिश करूंगा आपकी वसातत से कि इसके बारे में इकदाम किए जाएँ। एक तो अर्धनाग में वहाँ खुदा ही थी, वहाँ पर एक MRI और एक PET स्कैन की व्यवस्था की जाए ताकि डायग्नोस्टिक सिस्टम मुस्तहकम हो जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने डायग्नोस्टिक के लिए MRI मशीन की बात की है, वो तो हम अवश्य लगा ही देंगे। सवाल केवल जम्मू कश्मीर में एक ब्लॉक में MRI मशीन एक हॉस्पिटल में लगना इतना सीमित नहीं। हेल्थ को एक्सेसिबल करने के लिए, हेल्थ को एफोर्डेबल करने के लिए भारत सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने जो कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन लिया है महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष बात मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिया गया है। 5 लाख का मुफ्त इलाज की गारंटी सभी कश्मीरी नागरिकों को दी गई है। और केवल इतना ही नहीं, एक केवल बोलने से उसको 5 लाख की मुफ्त इलाज की गारंटी मिल गई ऐसा नहीं। एक ही जम्मू कश्मीर में 2 एम्स बन रही है, श्रीनगर में भी बन रही है, जम्मू में भी बन रही है। एक स्टेट में रीजनल दोनों हिली एरिया में यानी कि घाटी में भी हेल्थ की सुविधा मिले, जम्मू में भी हेल्थ की सुविधा मिले। वहाँ नेशनल हेल्थ मिशन के तहत रिक्रूटमेंट करने के लिए भी 60% पैसा भारत सरकार की ओर से दिया जा रहा है। मैं एडवर्टाइजमेंट देख रहा था, बार बार वहाँ हेल्थ वर्क फोर्स के लिए एडवर्टाइजमेंट हो रही है, डॉक्टर के लिए एडवर्टाइजमेंट हो रही है, लैब टेक्नीशियन के लिए एडवर्टाइजमेंट हो रही है। जितना मैन पावर वहाँ उपलब्ध हो रहा है, इतना मैन पावर लगा के जम्मू कश्मीर के लोगों को हेल्थ को एक्सेसिबिलिटी मिले, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। श्री शशि थरूर जी। थैंक यू वेरी मच मिस्टर स्पीकर।
Sir, we all have to be very concerned about the rising incidence of violence in the workplace against doctors and healthcare professionals. In India, 75% of doctors have experienced violence, sir. And this is much more than most other countries in the world. In fact, younger and less experienced doctors are particularly vulnerable. In Kerala, we had a young 23-year-old doctor being murdered by a patient who was brought in by the police for her to treat. A recent survey by the Indian Medical Association showed that 82.7% of Indian doctors feel stressed out by the profession, 62.8% fear violence, and 46.3% say violence is the main cause of their stress. Now, I had raised this issue in a private member's bill. I got a very good reply from the health minister saying that we cannot have any legislation to protect doctors, because if we do it for doctors, tomorrow chartered accountants will want special laws, others will want special laws. Sir, but doctors are working on life and death matters. They're working with patients, they're saving lives. Risking their own should not be part of their profession. Sir, I urge the government to reconsider the stand and to kindly introduce legislation that will actually protect doctors and other healthcare professionals in the workplace, and at the same time produce some financial or legal support to medical professionals who become victims of violence while performing their duties at the central level. This Dr. Vandana Das in Kerala was killed in a government taluk hospital. This kind of thing should not be allowed to happen, sir. The government has a responsibility, and I would urge the minister to change his policy on this matter. Thank you, Mr. Speaker. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शशि थरूर जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है, ये देश में डॉक्टर को भगवान के रूप में माना जाता है। डॉक्टर पर देश की जनता को श्रद्धा होती है। हमारे कोई भी मरीज जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, और कई बार डॉक्टर की छोटी मोटी गलती भी हो जाती है तो भी मरीज और उसके रिश्तेदार बोल देते हैं कि उसका आयुष्य पूरा हुआ होगा, हम डॉक्टर को दोष ना दें। ये हमारा देश की रीति नीति रही है। और लेकिन भी डॉक्टर का प्रोफेशन भी ही ऐसा है कि कई बार एलिगेशन हो जाता है, कई बार लोग इरिटेशन में उसके सामने एक्शन कर देते हैं, कोई मरीज की मृत्यु हो जाती है तो दोषित भी ठहरा देते हैं। वैसी स्थिति में उसको प्रोटेक्शन मिलना बहुत वाजिब है, बहुत आवश्यक है। और इसके लिए जब कोविड चल रहा था तब पेंडेमिक एक्ट में भी हमने सुधारा करके ऐसी स्थिति में कोई डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो उसके सामने एक्शन लिया जाएगा, प्रावधान किया था। उसके बाद लास्ट सेशन में जो आज तक कोई हिंसा करता है तो आईपीसी एक्ट के अनुसार उसके सामने कार्यवाही होती थी। और इस बार जो नए कानून माननीय गृह मंत्री जी ने पारित किया उसमें भी प्रावधान डॉक्टर के लिए विशेष किया गया है। उन्होंने अपने भाषण में भी उल्लेख कहा कि नेशनल डॉक्टर्स एसोसिएशन के द्वारा उसको भी रजूआत हुई थी, मेरे पास भी बार बार आते थे, और ऐसी हिंसा करने वाले लोगों के सामने कार्यवाही करने का प्रावधान किया गया है। और भविष्य में ऐसी कोई स्थिति होती है और समय समय पर कानून में बदलाव होना आवश्यक होता है। आज के दिन में जो कानून में प्रावधान किया गया उससे डॉक्टर को प्रोटेक्शन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 श्री गणेश सिंह जी। प्रश्न क्रमांक 4, क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा गरीब और निम्न आय वर्ग के समूहों सहित लोगों की सुविधाएं के लिए देश भर में सभी जिलों में स्मार्ट स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों और स्मार्ट नैदानिक प्रयोगशालाओं की स्थापना करने की कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है, कार्यान्वित किए जाने का विचार है? ख, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ग, क्या मध्य प्रदेश के सतना जिले सहित विभिन्न राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों में उक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किसी प्रस्ताव पर विचार किए जाने की संभावना है? और घ, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त केंद्रों और प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है? डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री। सर, उत्तर सभा पटल पर रख दिए। प्रश्न है स्मार्ट हेल्थ सेंटर के बारे में। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हेल्थ सेक्टर में जितना बड़ा रिफॉर्म उन्होंने लाया। पहले दुनिया में भारत की पहचान एक बीमार देश के रूप में थी, गरीब देश के रूप में थी। आज उसी देश को दुनिया में माना जाता है कि हेल्थ सेक्टर में सबसे बड़ा अगर कोई सुविधा देने वाला देश है तो भारत है। देश में अब तक आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 30 करोड़ कार्ड जारी किए जा चुके हैं तथा मेरे मध्य प्रदेश में अभी तक 3,86,49,628 कार्ड जारी हुए हैं, जिनमें 35,04,161 लोगों को उसकी बीमारी का इलाज भी हुआ है। मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना में लगभग 10,79,872 कार्ड जारी हुए हैं, जिनमें 90,844 लोगों को बीमारी का इलाज भी हुआ है।
इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि स्मार्ट हेल्थ सेंटर का उद्देश्य लोगों को सस्ते दरों में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है क्या? देश में कुल 1,64,043 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें मध्य प्रदेश के किन किन शहरों में शामिल किया गया है तथा मेरा लोकसभा क्षेत्र सतना इसमें शामिल है कि नहीं, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि सदस्य ने चिंता जताई है कि क्या मध्य प्रदेश हो या बाकी पीएचसी लेवल में क्या क्या सुविधा नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी है, तो जैसे पहले ही सवाल में हुआ कि टेली कंसल्टेशन हर एक स्टेट में, हर एक ज़िले में शुरुआत हुआ है, जिससे कि पैसा बचे, टाइम बचे और पेशेंट को इजी एक्सेसिबिलिटी डॉक्टर्स के साथ मिले। उसके साथ ही फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस सेंटर का इनिशिएटिव भी लिया है, जिसमें हम डायग्नोस्टिक सर्विसेज को बढ़ा रहे हैं, जो कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को पेशेंट के हिसाब से कम करेगा, और जिसमें हम 14 टेस्ट सब सेंटर में, 63 पीएचसी पे, 97 सीएचसी सेंटर पे, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 111 और 134 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जो कि अलग अलग लेवल पे फ्री डायग्नोस्टिक को हम बढ़ावा दे रहे हैं। और जैसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य का विषय हो, जिसमें से भी हम 5 लाख की सुविधा पेशेंट को दे रहे हैं, और मध्य प्रदेश की बात कही है कि जिसमें कितने आरोग्य मंदिर आज फंक्शनल है और जिसमें ये सुविधा, तो टोटल हमारे वहाँ पे 11,000 से ज़्यादा आयुष्मान मंदिर फंक्शनल है, और जिसमें आज ये सुविधा बढ़ाने के लिए हर एक सेंटर पे ये सुविधा बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में भी काम जारी है। मेरा दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल किए गए हैं? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से सतना में जो मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार ने मुझे दिया था उसका अभी तक अस्पताल नहीं बना? 15वें वित्त आयोग में क्या इसकी सिफारिश 350 करोड़ रुपए की हो सकती है क्या? वैसे सतना जिले को प्रधानमंत्री ABHIM के तहत 448.84 लाख की लागत से 4 BPHU और 1 IPHL की स्थापना के लिए सिफारिश की गई है, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि पर्याप्त नहीं है। क्या जिला अस्पताल बनाने के लिए जो मेडिकल कॉलेज के परिसर में बनना है उसमें 15वें वित्त में 350 करोड़ रुपए की स्वीकृति देने पर विचार किया जाएगा? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो सांसद महोदय ने विशेष चिंता जताई भी है और कुछ मांगे भी की है कि क्या उनके क्षेत्र में क्या क्या सुविधा मिलेगी। सतना के बारे में आपने सवाल उठाया है, उसका डिटेल आप तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से आदरणीय अध्यक्ष महोदय कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ये एक ऐसा मिशन मोड पे काम शुरू हुआ है कि जिसमें हम 64,000 करोड़ से ज़्यादा राशि के माध्यम से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि जैसे एक पेंडेमिक को हम देखें और बेसिक सुविधाओं के लिए हमें काफ़ी काम करना बाकी है, तो इस दिशा में भविष्य में कोई भी अगर डिज़ास्टर पेंडेमिक आता है तो इसके लिए बेसिक सुविधा जैसे लैब का बनना हो, तो हम 730 ज़िले में, लगभग 730 ज़िले में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बना रहे हैं, जो कि आज इस सदन में बैठे हुए हर एक सांसद महोदय के ज़िले में ये लैब बन रही है। 1 करोड़ से भी ज़्यादा उसको बजट प्रोवाइड किया है, तो आप सभी सदस्यों ने इसके बारे में आप डिटेल ले लें, आप भी वहाँ जाए और आपकी लैब का काम अगर नहीं शुरू हुआ है तो प्रपोजल भी भेजें, इसके लिए सरकार ज़रूर उसको अप्रूव करेगी। और जैसे इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेवल पे ये लैब बनाई जा रही है, उसके ही आधार पे रीजनल हो, हम स्टेट लेवल पे हो या ब्लॉक लेवल पे, ये सुविधा हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम क्लिनिकल मैनेजमेंट के लिए, सर्विलेंस के लिए ये कदम उठाया है स्ट्रेंथन करने के लिए। इसके अलावा 15 फाइनेंस ने सर इसके पहले इतना बजट नहीं दिया, जो अभी 5 सालों के लिए लगभग 70,000 करोड़ का बजट हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया है 15 फाइनेंस के माध्यम से। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारी आदरणीय मंत्री निर्मला सीतारमन जी को, उन्होंने 15 फाइनेंस से ये राशि उपलब्ध कराई है। और BPHU के बारे में, BPHU भी एक ऐसा लैब है जिसमें हम सर्विलेंस और आउटब्रेक आएंगे
तो वो तालुका प्लेस के लेवल पे ये BPHU बन रहे हैं, जो माननीय सदस्य ने कहा है कि और इसे बढ़ाया जाए। तो ज़रूर मैं सभी मान्यवरों को कहती हूँ कि आप प्रपोजल भेजिए। ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के माध्यम से ये सुविधा पहुंचाई जा रही है। आपके माध्यम से ये प्रपोजल, स्टेट के माध्यम से ये प्रपोजल आए और हम यहाँ से उनको ज़रूर अप्रूव करेंगे। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बहुत बेसिक क्वेश्चन उन्होंने पूछा, जो कि सबके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। श्री माननीय विष्णु प्रसाद जी। Thank you, Speaker Sir, for giving me an opportunity. Actually, I asked for a previous question, but this is related to this question also. Setting up of smart health centers is mandatory because smart health centers immediately diagnose certain diseases and screening is essential for every people. At the same time, I would like to ask the government whether, any child is a gift of God. At the same time, some child are born with some genetic disorder, especially the special child or autistic child. But unfortunately, I am very sorry to say that nowadays, I am able to understand that there is no insurance cover for these autistic children for either treatment, medical treatment or supportive treatment, because it is not a curable one. We have to keep supporting the child. So will the government consider an insurance cover for these autistic children also? Thank you very much, sir. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑटिज्म के बारे में उन्होंने उठाया है। जैसे स्मार्ट PHC, स्मार्ट आरोग्य मंदिर की बात हो रही है, तो सदन के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी केयर को आप कृपया ध्यान देके समझ जाइए। प्राइमरी लेवल में हम स्क्रीनिंग करते हैं, वहाँ पे ऑपरेशंस नहीं होते हैं, फिर वो रेफर होते हैं सेकेंडरी और टर्शरी के लिए। तो आज सरकार का प्रयास है कि वहाँ तक डॉक्टर की सुविधा पहुँचे, टेलीकंसल्टेशन हो, और जैसे आपने कहा है कि बिल्कुल बच्चों में ये पाया जाता है ऑटिज्म का, या फिर सुनने में कम होना, तो इसके लिए स्क्रीनिंग आज हो PHC लेवल, प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे, और ऑपरेशंस होते हैं टर्शरी केयर के लिए, और जिसके लिए आज सरकार लगातार स्ट्रक्चर बढ़ा रही है मेडिकल कॉलेज के माध्यम से। जो मेडिकल कॉलेज पहले 350 थे 2014 से पहले, वो आज 700 के पार हुए हैं। ये उसका एक सॉल्यूशन है। आज एम्स की संख्या कही जाए टर्शरी लेवल पे, जो एक एम था वो आज 23 एम्स हम उसकी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही आपकी चिंता जो है कि क्या वो हम ऑटिज्म के केसेस ढूंढने में कम है, तो बिल्कुल नहीं। हमारा RBSK का एक स्कीम है जिसमें बच्चों को हम स्क्रीनिंग करते हैं, उसमें से हम उनको ऑपरेशन के लिए डेट देके रेफर करते हैं, और हर एक ज़िले में ये RBSK का कैंप चलाया जाता है। मैं आपके माध्यम से सदन को फिर एक बार अनुरोध करती हूँ कि ऐसे केसेस है तो आप उस माध्यम से रेफर भी करें। इसका फ्री इलाज, फ्री ऑपरेशन किया जाता है टर्शरी लेवल पे, और जिसमें ये मेडिकल कॉलेज और एम्स की हम मदद लेते हैं। थैंक यू। श्री गोपाल शेट्टी जी। अध्यक्ष महोदय जी, बहुत ही अच्छा प्रश्नोत्तरी चल रहा है और बहुत अच्छे उत्तर आ रहे हैं। हेल्थ के सेंटर में सरकार ने आयुष्मान भारत से लेकर जेनरिक मेडिसिन तक बहुत बड़ा बदलाव लाया। मरीजों के आरोग्य में तो बदलाव आया ही है, लेकिन पिछले 9.5 साल में देश के आरोग्य में भी बहुत बदलाव आया है। लेकिन मेरी चिंता साथ साथ में ये भी है, सरकार ने इतना अच्छा काम करने के बावजूद, महाराष्ट्र की सरकार भी इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन शहरी भागों में कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जहाँ पर भी पेशेंट चला जाता है तो 20-20, 25-25 लाख के बिल 7-8 दिन के इलाज के लिए लग जाते हैं। शिकायत करने पर उसका कोई रिजल्ट आता नहीं है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा, इस प्रकार के कितने शिकायत आए हैं और कितने को क्या कार्रवाई की गई है? एक ऐसी स्थिति में कई बार कई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल ज़्यादा बिल चार्ज कर देते हैं। उसके लिए नेशनल मेडिकल कमीशन में एक एथिक बोर्ड है, और एथिक बोर्ड पर ऐसी कोई शिकायत आती है तो उसके सामने कार्यवाही भी होती है, और कई बार उसको पैसा वापस देने के लिए भी कहा जाता है। सामान्यतः अस्पताल में अपेक्षा रखी जाती है, ये देश का हेल्थ का मॉडल ही अध्यक्ष महोदय अलग है
दुनिया के लिए हेल्थ है कॉमर्स हो सकता है, इंडिया के लिए हेल्थ है कॉमर्स नहीं है, हेल्थ है सेवा है। ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस मैंने देखा है, दुनिया में ये भी हमने स्थिति देखी है कि जब कोविड पीक पर था तो दुनिया के हेल्थ मिनिस्टर के साथ मेरी बात होती थी, तो दुनिया के हेल्थ मिनिस्टर कहते थे कि आपके यहाँ डॉक्टर और नर्सिस की हॉस्पिटल में प्रेजेंस कैसी है, तो मैं कहता था फुल प्रेजेंस है। तो वो मुझे कहते थे कि हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं आते हैं, नर्सिस नहीं आती है, पैरामेडिक स्टाफ नहीं आता है, क्योंकि वहाँ कॉमर्स हो सकता है। हमारे देश में ये सेवा है। हम अपेक्षा करते हैं कि अवश्य कोई डॉक्टर के लिए, अस्पताल के लिए वो आजीविका का माध्यम हो सकता है, लेकिन इंडिया में कभी ये लूट का स्थान नहीं होता है। इसलिए डॉक्टर एथिकली ज़्यादा पैसा ना ले, और ज़्यादातर ना ही लेते हैं, लेकिन भी ले तो उसके लिए भी इस्टेब्लिशमेंट और व्यवस्था नेशनल मेडिकल कमीशन के एथिक बोर्ड में शिकायत की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 श्री मनोज तिवारी। प्रश्न क्रमांक 5, क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क बिहार और झारखंड में जहां जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर निर्भर करता है, आयुर्वेद और आयुष के अन्य पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रयासों का ब्यौरा क्या है? और ख बिहार और झारखंड में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी आदि से संबंधित संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या का ब्यौरा क्या है? डॉक्टर भुंजापारा महेंद्र भाई, आयुष राज्य मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे प्रश्न का उन्होंने बहुत ही विस्तार से उत्तर दिया है। और मैं महसूस कर रहा हूं अध्यक्ष जी कि इस समय देश में एक बड़ी चर्चा है कि मोदी जी का प्रयास कि 100 साल जिए, चाहे वो आम हो या खास, और ये आयुष मंत्रालय कर रहा है, बहुत ही सार्थक कार्य हुआ है। और इसका हमने एक उदाहरण, जब भारत विकसित संकल्प यात्रा चल रही थी तो सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आयुष के वो प्लेटफॉर्म पे होती थी। हमारे दिल्ली में अध्यक्ष जी एक सेंटर है भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र की, और हमारा जो क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, उससे पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा सटा हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि अगर हमारे क्षेत्र में एक और दिल्ली का भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र बन जाए तो इसका लाभ सभी को मिले। क्या ऐसा हो सकता है, ये मंत्री जी से जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, नेशनल आयुष मिशन के बारे में एक क्वेश्चन रिलेटेड था, लेकिन उससे पहले मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारी सिस्टम की एक ही टाइप का जो साइन सिम्टम्स है, डिसीज है, वो अलग अलग पथी में उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इसलिए रिसर्च में, स्कॉलर को टीचिंग में सब जगह दिक्कत आती है। तो मोदी जी ने अपने मन की बात का लास्ट एपिसोड में उसका जिक्र किया कि और लॉन्च ऑफ ICD 11 ट्रेडिशनल मेडिसिन चैप्टर मॉड्यूल 2 वर्जन फॉर कंट्री इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट को फायदा हो। इसलिए बहुत ही अच्छा एक मोदी जी ने पहल की है, तो उसके लिए मैं प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे माननीय सांसद सभ्य का क्वेश्चन है कि एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ऑलरेडी अपने सरिता विहार में बहुत ही अच्छी तरह से काम कराए, और उसका फेज 2 का इनोग्रेशन भी हम विथ इन शॉर्ट टाइम में करने जा रहे हैं। तो वहाँ भी उनको भी बुलाएंगे ऐसा में, और वो आए भी, ऐसा रिक्वेस्ट भी करता हूँ। ऑनरेबल मेंबर। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं जो आश्वासन दिया मंत्री जी ने, और मेरा मंत्री जी से एक और अपेक्षा होगी कि आयुष के तरफ जो लोगों का झुकाव हो रहा है अध्यक्ष जी, उस झुकाव को और भी लोगों में संदेश जाए, इसका भी हमें प्रयास करना चाहिए। इसके क्या प्रयास हो रहे हैं ये भी जानना चाहूँ। हमारे माननीय संसद सभ्य श्री ने आयुष का प्रचार और प्रसार कैसे हो, इसलिए जो IEC एक्टिविटी है उसके थ्रू सब लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव और इक्विटेबल आयुष ट्रीटमेंट मिले, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आदमी बीमारी ना पड़े तो इसलिए प्रिवेंटिव और प्रमोटिव एस्पेक्ट हेल्थ केयर के लिए एक होलिस्टिक वेलनेस मॉडल आयुष बेस पे खड़ा किया है, और इससे सब लोगों को आयुष की ट्रीटमेंट अच्छी तरह से एकदम कॉस्ट इफेक्टिव मिल जाएगी। श्री निशिकांत दुबे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण, क्योंकि एक अलग मंत्रालय बना आयुष का, इंटरनेशनल योगा डे हुआ,
इसके कारण आयुष के बारे में पूरी दुनिया को जानकारी मिली, सोच समझ मिली और भारत सरकार का एक फोकस आयुष मंत्रालय की तरफ हुआ। इवन अभी जो G20 संपन्न हुआ अध्यक्ष महोदय, उसमें भी जो लीडरशिप का जो रिजोल्यूशन हुआ, उस लीडरशिप के रिजोल्यूशन में भी आयुष को शामिल किया गया या इस तरह की पद्धति को शामिल किया, जो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। हमारा जो मूल प्रश्न है सर कि झारखंड और बिहार, जहाँ की डॉक्टरों की कमी है, खासकर झारखंड में राज्य सरकार के कारण डॉक्टर मिलते नहीं हैं और उस कारण से लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन पर, खासकर आयुष मंत्रालय का जो होम्योपैथ है, आयुर्वेद है, यूनानी है, उसके ऊपर निर्भर करते हैं। हमारे यहाँ एक कॉलेज है, मेरे लोकसभा में गोड्डा में होम्योपैथ का कॉलेज है, माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण वो चल रहा है। वो डॉक्टरों की कमी के कारण नहीं चल रहा है, उसमें भारत सरकार फंड देती है। दूसरा सर कि हमने जो है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के लिए, क्योंकि देवघर देवों के देव हैं, बाबा बैद्यनाथ हैं और कई एक कंपनियां जो है उन्हीं के नाम से चलती हैं, उसके लिए भी पिछले 4 साल से प्रपोजल जो है भारत सरकार ने दिया है और राज्य सरकार के कारण नहीं बन पाया है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से स्पेसिफिक प्रश्न है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फोकस है और उसमें जो ईस्टर्न इंडिया, कल इस लुकिंग ईस्ट की जो पॉलिसी के बारे में माननीय वित्त मंत्री ने कहा, ये जो 2 इंस्टीट्यूट हैं हमारे यहाँ, गोड्डा में होम्योपैथ कॉलेज और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देवघर में खुलना था, उन दोनों के बारे में जानकारी दी दें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर। माननीय मंत्री जी। माननीय हमारे आदरणीय संसद सभ्य ने बहुत ही कि डॉक्टर की कमी से और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करे, इसलिए जो 2 कॉलेज है वो नहीं ऑपरेट हो सकती। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 2014 के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त आयुष मिनिस्ट्री का बजट 691 करोड़ रुपीस था। अभी ये 2023-24 में बढ़कर 3647 हो गया। वैसे ही आयुष कॉलेज, क्योंकि आयुष कॉलेज में जो बच्चे पढ़ के डॉक्टर बनते और सारे देश में और विदेश में जाके प्रैक्टिस करते, तो 2014-15 में ये आयुष कॉलेज की संख्या 512 थी, वो अभी 2023-24 में बढ़कर 782 हो गए। और ऐसे ही अंडर ग्रेजुएट सीट है उसमें वो भी 80% की बढ़ोतरी हुई है और पोस्ट ग्रेजुएशन सीट है वो भी 41% की बढ़ोतरी है। और जल्दी से जल्दी आपकी जो दोनों इंस्टीट्यूट के बारे में आपने पूछा है वो हम आपके स्टेट में चालू करने का पूरा प्रयास करेंगे, ऐसे मैं आपको खातरी देता हूँ। श्री I.B. Eden। Thank you, sir. Sir, Kerala has always been in the forefront of medical facilities in terms of treatment, in terms of setting primary health care centers in every panchayat in Kerala. Sir, Ayush centers is also working quite well, sir. Sir, my specific question is, the National Health Mission has been having a huge discrimination against the state of Kerala, where 2003-04 the outlay was 2,521.99 crores and the resource envelope for 1,376 crores, sir. Sir, only 154 crores have been allotted to Kerala so far. The National Health Missions in rural areas, in urban areas, the contract doctors, nurses, technicians and staff are being supported using the National Health Missions Fund. During the UPA regime, 90% was given by the central share and 10% by the state share. Now it is 60-40 central and state share. But sir, there has been a huge discrimination against the state of Kerala, and the National Health Mission Director has sent a letter to the central government requesting to release the rest of the funds to make sure that the state healthcare Kerala works quite well, sir. Thank you. माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार सब राज्यों को बराबरी से की जो फंड एलोकेशन करती है, और एक क्वेश्चन नेशनल हेल्थ मिशन के रिलेटेड है। बेसिकली हमारे आयुष मिशन में नेशनल आयुष मिशन आता है, फिर भी उसका स्टेट एनुअल एक्शन प्लान में हमारे आयुष मिनिस्ट्री के बारे में जो कुछ प्रपोजल में आएगा तो उस पर हम जरूर विचार करेंगे और केरला को पूरा न्याय करने का प्रयत्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 श्री N.K. प्रेमचंदन। प्रश्न क्रमांक 6,
क क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क क्या सरकार का आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों LWW और आंगनवाड़ी सहायिकाओं LWH के मानदेय में वृद्धि करने का विचार है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ख क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को दिए जाने वाला मानदेय उन्हें सौंपे गए उत्तरदायित्व और कार्य की प्रकृति के अनुपात में नहीं है, और यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है? ग क्या सरकार को सरकारी सेवाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की सेवाओं को नियमित करने के अनुरोध के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? घ क्या सरकार का आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को कर्मचारी राज्य बीमा निगम का लाभ प्रदान करने का विचार है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? और अंग क्या सरकार का आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए पेंशन योजना लागू करने का विचार है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? माननीय मंत्री जी। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, महिला और बाल विकास मंत्री। सर, सभा पटल पर उत्तर प्रेषण। ऑनरेबल मेंबर। Thank you very much, sir. Sir, this question relates to a very important issue regarding the Anganwadi workers and Anganwadi helpers. Sir, you may kindly see that the Anganwadi workers and Anganwadi helpers are being provided meager salary, not even salary, only honorarium. And that too, the Government of India's contribution, according to the answer supplied by the Honorable Minister, is just 4,500 from the Government of India contribution for Anganwadi workers, and for Anganwadi helpers, it is just 2,700 rupees per month. Sir, the work entrusted with the Anganwadi workers and helpers and the responsibilities entrusted with them is very huge. It is very disproportionate. The honorarium provided to the Anganwadi workers and helpers is very, very meager, and it is disproportionate to the work entrusted with them. So the last time the honorarium is revised on 1st October 2018, that is 3,000 rupees has been enhanced to 4,500 rupees per annum as the contribution of Government of India. Sir, the work of, I am not detailing the work done by the Anganwadi workers and helpers. 3 pages answer submitted by the Honorable Minister itself is giving that numerous works, numerous responsibilities being entrusted with them, but the salary or the honorarium is very meager. Sir, the preschooling activities of the children below the age of 3 to 6 years, and the growth monitoring of the children, and the mother's care, mother nutrition and the health program between the 15 and 49 age, and take-home ration for the pregnant women and lactating mother, and this Amrita Nutrimix program, community-based meeting toys in 1 month, all this, yes, sir, all these works are being done by, yes, sir, all by these workers. So my specific question, madam, is through you, sir, that is whether the government proposes to increase the honorarium of the Anganwadi workers and helpers on that line that 5 years you are enhancing the pay commission. As far as the workers are concerned, long-term agreement is there for 5 years. Honorable member, sir, please. Already 5 years are over. Whether the government will concede the demand to enhance the honorarium of Anganwadi workers in line with the Government of India employees and also the long-term agreement as per the workers is concerned. Thank you very much, sir. Sir, at the onset, the 3-page answer that the Honorable Member refers to does not describe the volume of duties of Anganwadi workers. In fact, it describes the volume of benefits given by Government of India to Anganwadi workers. That being said, I, through you, sir, applaud the passion with which the Honorable Member speaks about the honorarium of Anganwadi workers. I, in fact, was hopeful that in the year 2008, when the UPA was in power, when the helper got a mere 750 rupees, the same house would have witnessed the exhibition of such passion. That from 750 rupees in the UPA era, today the Anganwadi workers in mini Anganwadis, which are now to be upgraded to full-fledged Anganwadis, will receive 4,500 rupees. That is already illustrated in the answer given, sir. But additionally, what the answer also contains is that per community-based event that Anganwadi workers do, 250 rupees is given per community-based events
for Anganwadis to engage with community. Additionally, 500 rupees is given, which encompasses if the Anganwadi worker visits the house of a beneficiary, or for that matter, measures a child as per WHO standards. I am hopeful that the detail that is illustrated in the answer given is reflected upon by the Honourable Member, and I am sure that the Honourable Member, given the passion with which he speaks about Anganwadi workers, would also applaud the announcement yesterday, courtesy the Prime Minister of India, of now ensuring that the benefits of Ayushman Bharat Yojana are now made available to Anganwadi workers and helpers across the country, including ASHA workers, who have our gratitude for their service. Sir, so I fully agree with the Honourable Minister that yesterday's announcement is very good as far as the Anganwadi workers are concerned, because extending this Ayushman Bharat scheme to the Anganwadi workers and helpers. Sir, the second supplementary I would like to ask is, there is an employee state insurance scheme. It is beneficial to the workers and better treatment they are getting. And also in the state of Kerala, we are having a pension scheme, that the Anganwadi Workers Welfare Fund Act of 2018. So, sir, whether the government will consider extending the benefit of employee state insurance medical benefit scheme to the Anganwadi workers and Anganwadi helpers. Thank you, sir. Sir, as I was hopeful that the Honourable Member reflects on the response given. In the response itself, sir, the Government of India, under the leadership of Prime Minister Modi, has extended benefits of life insurance and accidental cover up to rupees 2 lakh each for every Anganwadi worker and helper. Every state government has been informed of the same. Additionally, the pension scheme under Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana is something that is already extended to Anganwadi workers and helpers, sir. क्वेश्चन नंबर 7 श्रीमती पूनम महाजन। प्रश्न क्रमांक 7, क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क, क्या सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा यथा संस्तुत चिकित्सा मानकों को पूरा करने के लिए देश में चिकित्सा महाविद्यालयों और अवर स्नातक स्नातकोत्तर सीटों की संख्या में वृद्धि करने हेतु पर्याप्त उपाय किए हैं? ख, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और विगत 5 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र वार कितने चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की गई है और इनमें सीटों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? ग, देश में सरकारी और निजी चिकित्सा महाविद्यालयों का राज्य, संघ, राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है और इन महाविद्यालयों की कुल प्रवेश क्षमता कितनी है? घ, क्या सरकार ने देश में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं? और अंग, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? माननीय मंत्री जी। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री। बी सत्यवती। Through you, Speaker, sir, I thank the Ministry of Health and Family Welfare for giving an elaborative reply for the measures taken by the Union Government to increase the medical colleges and undergraduate and postgraduate seats in the country to meet the medical standards as recommended by the WHO. And my supplementary question through you, Speaker, sir, to the Ministry: has the Ministry looked into the issue of new notice issued by National Medical Commission limiting the number of medical seats in the states, and how it would affect the state of Andhra Pradesh, especially by the visionary leadership of our Honorable Chief Minister Shri Y. Jagan Mohan Reddy Garu? He himself has sanctioned 17 new medical colleges in 2021 for each district to ensure the availability of at least one medical college in each of the district and government sector. So my question to you, sir, so has the ministry, because it has limited 100 seats for 10 lakh population. So my request through you, Speaker, sir, to look into this matter so that it will affect the seats of medical students in the state of Andhra Pradesh. Thank you. घड़ी 12 बज गई। सर, उनका जो आंध्र के बारे में डिटेल है तो वो डिटेल पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन जो रिकमेंडेशन आते हैं एनएमसी उसको विजिट करती है और स्ट्रक्चर देखती है और उसके बाद ही वो कैपेबल है तभी उसको परमिशन मिलती है।
तो इसमें आंध्र का भी आज तक हमने 37 कॉलेज दिए हैं, अभी भी रिसेंटली फेज़ 3 में 4 कॉलेज दिए हैं। तो मुझे लगता है डिटेल हम लोग दे देंगे, लेकिन सरकार का विजन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में यही है कि हर जिले को हम जोड़ेंगे मेडिकल कॉलेज को, और उसके लिए कल घोषणा भी हुई है कि समिति बनेगी जिसमें आपके सुझाव अपेक्षित है। धन्यवाद। अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। You were listening to the recordings of today's proceedings during the question hour in the Lok Sabha. This broadcast came to you from Delhi station of Akashvani.